आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें कक्षा 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से पूछा जाता है उसको आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है राष्ट्र में मौजूद कुल व्यक्तियों की अलग अलग बराबर आय है, चाहे वो मानसिक या शारीरिक श्रम करता हो या नहीं करता हो। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय को बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या आदि बुरे ढंग से प्रभावित करती है, निचले स्तर की ओर ले जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देना होता है। ये किसी देश की नागरिक का औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय को ऐसे नापा जाता है कि कुल व्यक्ति की जनसंख्या की जाती है और कुल व्यक्ति को जो उस व्यक्ति को भी गणना की जाती है जो नहीं कमाते हैं, जो घर पर भी रहते हैं और कहीं नहीं इंडस्ट्री में कहीं नहीं कमा रहे हैं, और उसके बाद टोटल की भाग दी जाती है रुपए से कि कितना व्यक्ति को पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो इसीलिए एक बेरोजगारी इससे ज़्यादा आंकी जाती है, क्योंकि इसमें तो सारा गिनती हो गया। गिनती उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो कमा रहे हैं एक लिमिट एज के कि इतना से इतना के बीच में आए, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए बेरोजगारी भारत की ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है एटीएम क्या है। एटीएम, आप एटीएम का उपयोग हर जगह देखते हैं। इसका ज़्यादा पूछा जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने एटीएम का जन्म दिया। एटीएम अर्थात ऑटोमेटेड टेलर मशीन के उपयोग के लिए एटीएम कार्ड दिया जाता है, जो एटीएम सह डेबिट कार्ड के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के द्वारा 24 घंटे रुपए निकालने एवं जमा करने की सुविधा ग्राहकों को प्राप्त है। एटीएम संचालन को एक गुप्त कोड दिया जाता है, जिसका प्रयोग करके ही एटीएम का संचालन संभव है। यानी आपको इसमें देखने को मिलता है एक आधार कार्ड से भी छोटा कार्ड ही होता है, और उसे क्या किया जाता है, उसे आपको देकर 24 घंटा एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा रहती है। एटीएम में पैसा गए और आपको एक पासवर्ड रहता है 4 अंक का, उसे डालना होता है जिसे आप पैसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में लिखें। तो उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता वो कहलाते हैं जो कंज्यूमर होते हैं यानी ग्राहक होते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वो जब कोई वस्तु खरीद रहा है, मान लीजिए कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो उस वस्तु का किस में मतलब कि कैसा है, क्वालिटी मतलब उसका क्या गुण है, शुद्धता जितना कहा गया है उतना है कि नहीं, और उसका गुणवत्ता की जानकारी ले। यह भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि दुकानदार नाप तौल में कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। यदि पैकेट बंद वस्तु को उसकी निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि तथा उस पर अंकित मूल्य लिखा रहता है, उसे देखकर मूल्य अधिकतम रहता है, अतः उसे कुछ भी छूट भी मिल सकती है। उपभोक्ता खरीदी गई वस्तु का रसीद अवश्य लें। कहने का मतलब है कि आप जो सामान खरीदने जाएं उसका दाम जो लिखा हो जरूर देखिए। दाम से आपको कम पर ही मिलेगा और ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि वो सारा उसमें टैक्स वैक्स जोड़ा रहता है। और उसमें ज़रूर देखें कि ये एक्सपायरी डेट तो नहीं है, इतना लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि उदारीकरण को परिभाषित करें। तो उदारीकरण का अर्थ उन सभी प्रतिबंधों से है, उन सभी प्रतिबंधों से या नियंत्रण के मुक्ति के हैं जो सरकार द्वारा अनावश्यक तौर पर अर्थव्यवस्था में कहीं कहीं लगाए गए। इन प्रतिबंधों में परमिट, लाइसेंस एवं कोटा आदि शामिल है। इन प्रतिबंधों के कारण पूंजी, वस्तु, नई प्रौद्योगिकी, तकनीक, सेवा आदि का निर्बाध प्रवाह संभव नहीं होता है। प्रतिबंधों को हटा लिए जाने के बाद होने वाला इनके स्वतंत्र प्रवाह को लाभ लोगों को मिलने लगता है। जबकि उदारीकरण ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं जाते हैं तो बाइक का इंश्योरेंस, आपको सब ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाता है, इसको जरूरत, और इसे हट जाने के बाद आपको थोड़ा सा किसी भी काम को करने में कष्ट नहीं होता है।
या फिर जैसे मोबाइल लेने जाएंगे तो उसका भी टैक्स लगता है, उस पर कुछ जीएसटी लगता है। ये सब एक प्रकार का कर है और कर हट जाने पर कम हो जाता है। इसे हम उदारीकरण के परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि साख क्या है। साख समझिए, सह का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख की मात्रा विश्वास या भरोसा पर निर्भर करती है। इसी विश्वास से साख के आधार पर व्यक्ति के ऋण लेने देने की मात्रा निर्भर करती है। साख के दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। जैसे ही व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई दुकान पर गए और वहाँ से सामान खरीदे और सामान ले लिए, आप उस पर लेकर और अगले बार उधार लेकर पैसा मत दीजिए, तो आपको कोई भी सामान देने से कतराएंगे। अगर आंटी करेंगे तो पिटाएंगे। ठीक है, दुकान पर जाएंगे तो सही ढंग से सामान मिलेगा आपको, तो सही ढंग से सामान लीजिए और उसका उधार दे दीजिए, तो आपको क्या होगा, फिर से दुकानदार आपको दे देगा। आगे पीटने वाला बात नहीं है, मतलब कि आप ही गलती करेंगे तो उसका कहीं पर आंटी करेंगे तो उसका परिणाम तो मिल ही जाएगा। इसका कारण है कि आप लीजिए सामान और उधार तो उसका देने का कष्ट करेंगे तो आपको दुकानदार के नज़र में अच्छा हो जाएंगे और आपको बार बार लेने देने के काम प्रोसेस चलता रहेगा और इससे आसान से ऋणी को ऋणदाता का दोनों खुश रहेंगे। किसी दिए समय में ऋणी रुपये, सेवाएं या किसी वस्तु को अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है। निर्धारित समय के बाद उतना ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाना का वादा करता है। एक और होता है जो गांव देहात में हम लोग को देखने का मिलता है कि आप सूद पर पैसा लेते हैं और सूद पर पैसा लेते हैं तो उसको देने के लिए आपको कुछ कहा जाता है कि इतना % सूद लेंगे, तो उस सूद को आप दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम भी हो जाता है। तो काम हो जाने के बाद सूद उसका दे देते हैं, तो उससे ब्याज नहीं लगता है, मतलब कि ब्याज अपने टाइम से लौटा दिए, मतलब 1 साल के लिए और 1 साल में लौटा दिए तो अधिक ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर 1 साल के लिए 10 साल के लिए रख लिए तो ब्याज ज़्यादा देने पड़ेगा। यही है साख का अर्थ। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। समावेशी विकास का मतलब ऐसे विकास से है जिसमें समाज के सभी वर्गों यथा गरीब, अमीर, बड़े छोटे, ऊंच नीच का विकास अर्थात उनका जीवन स्तर में सुधार हो और विकास हो। केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि के समय इसी विकास संभव नहीं है। विकास का सीधा संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय का आधार प्रति व्यक्ति आय है। भारतीय व्यक्ति आय में यदि वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में बढ़ जाती है। विकास संभव हो पाता है। देश के विकास के लिए बनने वाली अधिकांश योजनाएं व्यक्ति के विकास से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि लानी होगी वैसे वैसे लोगों के लिए अधिकतम रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। लोगों का रोजगार मिलेगा, श्रमिक का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी। इस प्रकार विकास सीधे तौर पर व्यक्तिगत ऐसे जोड़ा जाता है। अतः प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने से व्यक्ति का विकास होने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। समावेशी विकास ये है कि आप समझ सकते हैं कि सभी का विकास हो, उससे समावेशी विकास होता है। समावेशी विकास में सभी को, मान लीजिए कि कोई आपके घर में 5 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति कमा रहे हैं, 3 व्यक्ति बैठ कर खा रहे हैं, तो वो विकास नहीं होगा क्योंकि वो घर का टोटल इनकम आएगा और उन्हीं लोग में लग जाएगा। 5 व्यक्ति कमा रहे हैं तो कुछ बैंक में भी रखाएगा, तो बैंक में जो पैसा लगाएगा उससे सरकार को भी फायदा होगा, सरकार भी उसका सूद से अपने काम करेगी, तो इसमें देश का भी विकास हो जाता है। इसलिए समावेशी विकास भारत में ज़रूरी है और आजकल हर इंडस्ट्री क्षेत्र में यही लागू किया गया है और विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, 7वां क्वेश्चन है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये है कि सब चीज़ एक साथ 2-3 काम करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाज तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मध्य मार्ग है, यानी दोनों लोग के लिए विकास के लिए होता है। यहाँ पर मिश्रित होगा, मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मध्य मार्ग की प्रवृत्ति है।
इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता का जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यानी इसमें कह रहा है कि समाज के हर वर्ग को एक साथ मिलाकर ले चलना मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि समाजवादी जो समाज में लोग हैं, पूंजीवादी यानी पूंजीवादी जो बड़ा बड़ा धनी व्यक्ति हैं, और मध्य मार्ग की प्रवृत्ति है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना होता है, यानी सभी को लाभ देना ही इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। भारत भी एक ऐसा है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि निजीकरण से क्या समझते हैं। निजीकरण की प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण कहा जाता है, और निजीकरण से आप सीधे देश विदेश में जुड़ सकते हैं, यानी वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, संसार के सभी माध्यम से जुड़ सकते हैं। निजीकरण का आशय है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी पर निजी क्षेत्र का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व स्थापित करना, उन पर नियंत्रित एवं प्रबंध कायम करना। नई आर्थिक नीति 1991 में भारत सरकार के निजीकरण पर बल दिया गया था। उस वक्त 1991 ईस्वी में बहुत ज़्यादा निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान दिया गया था, जो उस समय उतना तो नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये पूरी तरह से हुआ है। निजीकरण का पर बल दिया गया था तथा आर्थिक नीतियों को निजीकरण पर भी आधारित बनाया गया है। उदारीकरण एवं निजीकरण के कारण ही वैश्वीकरण आ गया, और वैश्वीकरण आ जाने से व्यक्ति को, भारत में बैठे व्यक्ति को लाभ होता है। कोई भी व्यक्ति हो उनका फायदा जरूर होता है, इसीलिए वैश्वीकरण जरूरी है, क्योंकि हर लोग जुड़ते हैं और इसमें जुड़ने से सभी को फायदा होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति को 3 विशेषताएं लिखें। आर्थिक सुधार की नई आर्थिक नीति के 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उदारीकरण। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार ने व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियों से मुक्त कर दिया। निजीकरण अभी बताएं। आर्थिक सुधारों के दूसरी विशेषताएं निजीकरण की नीति को बढ़ावा देना, ताकि निजी क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। वैश्वीकरण। हमारे देश में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक लचीली, खुली हुई एवं वैश्विक स्तर पर अधिक प्रमुखता प्राप्त अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया जा सके। ये हो गया आपका 3 महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति के 3 विशेषताएं। इससे भी आप लिख देंगे तो इसमें आपको 3 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। वैश्वीकरण अभी बताया है कि हमारे देश के आर्थिक सुधार के अंतर्गत वैश्विक नीति को अपनाया गया, यानी अर्थव्यवस्था को अधिक लचीली, खुली हुई और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रमुखता प्राप्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि विदेश से आने वाले कोई चीज़ का कर यानी जीएसटी कम लगाएंगे तो वो हमारे देश में आकर कारखाना को डालेगा, और जितना इंडस्ट्री डालेगा तो उससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो कम इंडस्ट्री रहेगा, ज़्यादा इंडस्ट्री रहेगा तो हमारे देश की तरक्की होगी। ये है वैश्वीकरण। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के गणना के होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाई का वर्णन करना है। जो राष्ट्रीय आय की कठिनाई में होती है वो गणना करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक स्थिति के सूचक हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन किसी भी देश विशेष के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय के कितना लोग कमा रहे हैं, देश में कितना जनसंख्या है, और उसको डिवाइड किया जाता है तो निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का विकसित, विकासशील, पिछड़े राष्ट्र की श्रेणी में जाने आधार राष्ट्रीय आय ही देता है। अंतर्राष्ट्रीय आय के आकलन से हमें तथ्य संकलन करने की, गणना करने की आवश्यकता होती है, जिससे निम्नलिखित कठिनाइयाँ आती हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मतलब कि एक ही व्यक्ति को 2 बार न गिना जाए। मूल मापने की कठिनाई, कोई व्यक्ति कम या अधिक न बता दे, ये होता है। इस तरह आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट अर्थशास्त्र को हो गया। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलता रहेगा, प्रश्न आगे हम जारी रखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।